नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। सुप्रभात सभी को, राधे राधे। मेरी आवाज़ मिल पा रही है स्पष्ट? आज की कहानी है सिक्का बदल गया। कहानी है सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया आज हम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं ये कहानी आई कब थी, किस तरह की कहानी है। तो देखिए, इसका नाम लिखा है सिक्का बदल गया, पर इसका संबंध जो है रुपये पैसे से नहीं है। ठीक है, इसका संबंध जो है किसी तरह के रुपये पैसे से नहीं है। और ये सिक्का बदलना मूल्यों के बदलने की कहानी है। जो मानव मूल्य होते हैं उसके बदलने की कहानी, और कैसे इसमें उस चीज़ को बदलते हुए दिखाया गया है, ये जब हम इस पूरी कहानी को देखेंगे तब अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। पहले इस कहानी से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। सिक्का बदल गया का प्रकाशन प्रतीक पत्रिका 1948 में हुआ, जब इसके संपादक अज्ञेय थे। ये आप लोग जानते हैं कि अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था। और कृष्णा सोबती जो हैं, विभाजन के अनुभवों को लेकर के सिक्का बदल गया कहानी को लिखी हैं। पंजाब प्रांत के लेखक थी। भीष्म साहनी भी वहीं से आते हैं। उनके भी रचनाओं में आप देखिएगा, तमस है, अमृतसर आ गया, झूठ पुटा है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विभाजन से प्रभावित हैं। जैसे यशपाल का झूठा सच हो गया। तो आज़ादी के बाद की रचनाओं में या आज़ादी के समय की रचनाओं में एक तरह से जो है, उस समय जो पाकिस्तान बनने से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन सब का चित्रण आपको देखने को मिलता है। तो उसी में है 1947 में देश आज़ाद होता है, और 1948 में प्रतीक पत्रिका में ये कहानी आती है, सिक्का बदल गया। प्रतीकात्मक कहानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के दर्द का चित्रण इसमें आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और विभाजन के समय लोगों के मन स्थितियों में आए बदलावों को भी इसमें आपको दिखाया गया है, कैसे मन स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। बीते दिनों आपने तमस में देखा होगा कि कैसे जो सदस्य रहते हैं, जो प्रभात फेरियों में हिंदू मुस्लिम मिलकर के संग जाते थे, वही दंगों के दिनों में कैसे अलग अलग हो जाते हैं और कैसे उनकी मानसिक परिस्थितियां बदल जाती है। तमस में हमने ये भी देखा कि कैसे हिंदू चाहता है कि कुछ दूर मुसलमान के साथ चल कर के उसके टोलों को पार कर लें, और मुसलमान चाहता है कि हिंदू के साथ चल कर के अपने घर तक पहुंच जाऊं। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये आप इसमें भी देखेंगे कि हमेशा साथ रहने वाले लोग अचानक कैसे बदल जाते हैं। इस कहानी में टूटन दिखेगी आपको, उथल पुथल, निराशा और पीड़ा को व्यक्त करने वाली चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने की कथा है। मूल्यों के सिक्के, मैंने पहले कहा, जो मानव मूल्य होते हैं वो बदलेंगे। इंसानों का बदलना इसमें आपको दिखाया जाएगा। पलायन और विस्थापन, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने का जो दर्द होता है, ये इसमें आपको दिखेगा। शाहनी को हुकूमत बदल जाने का दुख नहीं, बल्कि मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने का दुख है। ये तो खैर कहानी के बाद आप समझेंगे। अब ये जो कहानी है आपकी सिक्का बदल गया, ये इनका एकमात्र कहानी संग्रह है, बादलों के घेरे। इसमें टोटल 24 कहानियाँ हैं, और ये संग्रह कब आया था? 1980 में। तो इसी संग्रह में ये लगा हुआ है। अब देख लेते हैं संग्रह में कहानियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, बादलों के घेरे में दादी अम्मा, भोले बादशाह, बहनें, बदली बरस गई, गुलाब जल गंडेरिया, कुछ नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलो ही टीलो, अभी उसी दिन ही तो, दोहरी सांझ है, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जिगरा की बात, खम्मा घड़ी अंदाता, सिक्का बदल गया। तो ये जो आपकी कहानी है सिक्का बदल गया, 14 नंबर पर इसमें लगी है। सिक्का बदल गया है आज़ादी शमसुजान की, कामदार भीखम लाल, पहाड़ों के साए तले न गुल था न चमन था एक दिन, कलगी नफीशा
मेरी माँ कहो, लामा, दो राहें दो बाहें। ये टोटल इसमें 24 कहानियाँ हैं। टोटल कितने हैं? 24। तो टोटल इसमें 24 कहानियाँ हैं। और आया कब था? तो ये मैंने ऊपर बता दिया है, 1980 में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई। इनके कुछ एकाध उपन्यास रहे हैं जिसमें मित्रों मरजानी है लड़की, इन्हें कुछ लोग लघु उपन्यास और लंबी कहानी भी कहते हैं, इन दो रचनाओं को। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, आपके सिलेबस में लगी है जिंदगी नामा। दिल्लो दानिश है, समय सरगम है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये 2017 में आता है। उसके बाद कुछ सम्मान मिले थे जिनमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 मिला है, साहित्य अकेडमी मिला है 1982 में, और साहित्य अकेडमी इनको मिला था इस रचना के लिए। ठीक है, जिंदगी नामा के लिए 1982 में। 1979 में ये रचना आती है और उसके बाद 82 में ये सम्मान मिलता है। और ये सम्मान भी इन्होंने शायद देर से मिलने के कारण ठुकराया वगैरह था। इसके पीछे एक कहानी और चलती है, वो बाद में खैर जानेंगे। अब आइए कहानी पर। कहानी की शुरुआत कुछ यूं हुई है कि खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, सहानी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक को रखे और श्री राम करते पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नति आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गए। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। तो नदी का जो जिक्र मिल रहा है ये रहा चनाब। ठीक है, चनाब का पानी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। रोज की तरह सुबह के समय ये जो है स्नान करने गई है चनाब नदी में। स्नान करने के बाद इन्हें क्या दिख रहा है कि रेत में जो नदी का दरिया था उसमें इसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और इतने निशान रहते कि पता न चले कितने लोग हैं। आज इस प्रभात की मीठी निरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। मतलब उसे कुछ डरावना लग रहा है इस प्रभात में। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितने वर्षों से लगातार नहा रही है? तो 50 वर्षों से यहाँ नहाते आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। आज वह कैसी हो गई है? अकेली है। इनके जो पति हैं सहानी के, शाहजी, साहनी रहती है शाह की पत्नी, तो शाहजी आज नहीं है, और उसका पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा, अभी भी उसका दुनियादारी से मन नहीं फिरा है। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कैसे खेत थे रास्ते में? बाजरे। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज उठती। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की ही अशामियाँ हैं। अशामियों का मतलब होता है प्रजा या अपने बिरादरी या अपने साथ वाले। तो ये शाह जी की ही अशामियाँ हैं, मतलब शाह जी के ही लोग हैं। जम्मी वाला कुआं जो खेतों की सिंचाई के लिए बनाया गया था, ये आज नहीं चल रहा है। यह मीलों पहले
खेत अपने ही हैं, भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सुना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हुसैना हुसैना। किसे पुकार रही है? शेरे और हुसैना को पुकार रही है। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद। तो शेरा की माँ कौन रहती है? जैना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैं मार्क करूँ वहाँ आपको रुक लेना है। तो अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गणासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना हुसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकशियां उठा कर की। तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर चीख कर बोला, ऐ मर गई क्या, रब तुम्हें मौत दे। तो शेरा जो अपना गणासा निकाल करके बैठा रहता है और मन ही मन क्या सोच रहा था कि इसके महल के ही सोने चांदी को लूटूंगा। तभी इसी की आवाज़ आती है और यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि अब वो गुस्से में, अपना गुस्सा किस पे निकाले, तो अपनी पत्नी पर निकालता है, जो इसकी पत्नी है हुसैना। इसकी पत्नी कौन रहती है? ये हुसैना। ठीक है। हुसैना आटे वाली कनाली एक को रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ क्यों छावेले तड़पता है। मतलब सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ललाट से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुलूल वाले के लोग आए हैं यहाँ। कहाँ के लोग आए हैं? कुलूल वाल। तो कुलूलवाल के लोग यहाँ आए हैं। साहनी जो है बता रही है शेरे को। इसे वहाँ पर चिनाब नदी पर पैरों के असंख्य निशान दिखे थे, तो आकर के यहाँ पर बताती है। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज साहजी होती तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहनी को बिछड़े, साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न से उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कर रही है। शेरा सोच रहा है कि क्या कर रही है साहनी। आज साहनी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, या हो के रहेगा क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था। तो कितने कत्ल अब तक ये कर चुका है? 30-40 कत्ल कर चुका है। और अभी भी जिस साहनी का दूध पी करके वो बड़ा हुआ है, सोच रहा है कि इसके जो पति थे साहजी, हमारे ही लोगों से रुपये पैसे लेकर के ये सोने चांदी की बोरियां भरते थे। पर वह ऐसा नीच नहीं कि सामने बैठी साहनी नहीं, मतलब एक तरह से उसे मारने का सोच रहा है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है कि वह ऐसा नीच नहीं कि सामने बैठी साहनी को मार दे। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांटें खा
वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए सीरे सीरे उठ पी लिए। शेरे ने साहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात। किसका जिक्र आ रहा है? फिरोज। तो फिरोज एक गौड़ पात्र के तौर पर नाम यहाँ पर बस है कि फिरोज की बात इसने मानी रहती है। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई किसी गहरे सोच में चलती हुई साहनी ने पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता। शेरा चल रहा है, संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। कहाँ पर आग लगनी थी? जबलपुर। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं है। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़े में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूटा रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने के बाद फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। किसकी आवाज़ सुनती है? अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी के शरीर कैसा था? तो दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। रसूली आवाज़ दे रहा है कि ट्रक आ रही हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाह बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। कौन कहता है? लाह बीबी अपने विकृत कंठ से कहती हैं कि आज गजब हो गया है, अंधेर पड़ गया है। साहनी मूर्तिवत वही खड़ी रही। नवाब बीबी ने सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। एक और जिक्र आ रहा है पात्र का, नवाब बीबी। तो ऊपर एक गौड़ पात्र फिरोज आया। फिरोज के बाद आपको रसूली मिलता है। रसूली के बाद लाह बीबी और लाह बीबी के बाद नवाब बीबी। साहनी कहती है कि क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वह? तो नीचे और किन की आवाज आ रही है? पटवारी बेगू और जेलदार। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे आती है और खुद से सोच रही है। बहुत गहरी आवाज से पूछा कि कौन है वह? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वो अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कलूलवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? कह रही है लेखिका कि जिन लोगों को उसने अपना परिवार समझा था, आज वो परिवार सारे जुटे हैं, लेकिन एक दुबली सी देह, अकेली सी देह साहनी को। हर कोई कह रहा है कि आज जाने का दिन आ गया है, पर कोई ये नहीं चाहता है कि साहनी यहाँ रह जाए। उसका हमारे सिवाय कोई ये नहीं। तो ये नीचे आई है और उस समझ रही है कि इसमें जो लोग हैं ना, ये जो
कुल्लूवाल के जाट सुबह आए थे, ये वो हैं जिनके पैरों के निशान वो देखी रहती है। बेगू पटवारी है। मस्जिद यानी मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब को यही मंजूर था। रब को यही मंजूर था, कौन कहता है? बेगू पटवारी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे, इसी दिन के लिए साहजी उसे छोड़ गए थे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही साहनी पर, मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया है, सिक्का बदल गया, मतलब देश बदल गए हैं, देश बदल गए हैं और दोनों देशों के रुपये पैसे बदल गए हैं। इस तरह की बात बेगू सोच रहा है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। जिस तरह की बात शेरे सोच रहा है, तो इस तरह के हवेली को लूट लेने की बात भी इसी दर्रे में सोची गई थी जहां सारे महत्वपूर्ण फैसले होते थे। या नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। उसने कभी बैर नहीं जाना, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती सिक्का बदल गया है, लोग बदल गए हैं। तभी तो उसके खिलाफ, जिनके प्रति इसने कभी बैर भाव नहीं लाया, वो भी इसके प्रति इसका बुरा सोच रहे हैं। जिस शेरे को इसने दूध पिला के पाला, वही दूसरों की बातों में आकर के इसे मारने की बात सोचता है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया। तो दाऊद खां कौन है? थानेदार है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योरी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। या तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। किसकी मंगेतर को? थानेदार को। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज चंदा इसको दी थी 300 रुपया। और आज साहनी दाऊद खां ने आवाज दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा हुआ सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। बात सही है। जो फसल लहलहा रही है वो जमीन तो इसी की थी, वो जमीन तो इसी की थी और ये जमीन तो लेकर के नहीं जा सकती है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। किस गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने? दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूद गया है। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भौर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है,
देर हो रही है, देर हो रही है। साहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेंगी या देरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथी ने आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिया। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना हो गई, इतना ही ठीक है। सब हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवती की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत सब उसके पीछे हैं। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भरी आवाज में कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती। कौन कहता है? इस्माइल। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका, राज ही पलट गया। साहनी ने कांपते हुए हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अंजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसारा एक एक करके घूम रहा है साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़े साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न डाला। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया। कौन कहता है? थानेदार दाऊद खां। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेते आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का बदल गया, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। देखिएगा ये लास्ट की पंक्तियां क्या है कि शाहजी की साहनी की आंखें गीली हो गई हैं। आसपास के हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये खून बरसाना जो उस समय दंगे होते थे और उसमें जो लोग मारे जाते थे, उसको संकेत कर रहे हैं कि ये जो खून बरसते थे और जो सिक्का बदल रहा था, लोगों का बदलना जो हो रहा था, ये इसी की प्रवृत्ति थी। जब विभाजन हुआ उस समय जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, एक ही साथ रहते थे, पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए बिना ये सोचे कि हम कभी साथ रहें। साहनी जो अकेली है, क्या उसे मरणोपरांत तक कोई रख नहीं सकता था? कह रहे हैं सिक्का बदल गया। क्या सिक्का बदल गया भाई? आप किसी को नहीं जाने दोगे तो ऐसे ही चला जाएगा? क्या ऐसे ही चला जाएगा? आप जन सैलाब लेकर के खड़े होते, क्या उसी जन सैलाब में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इसे रोक सके?
जब उसका कोई परिवार ही नहीं है तो ज़मीनें एक दिन ऐसे भी आपकी होंगी, हवेलियाँ एक दिन आपकी ऐसे भी होंगी। पर ये एक तरह का भाव रहता है जो वक्त की आंधी में उस समय चल रहा था, और उसी को व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, तो ये सच में प्रतीकात्मक है। और सिक्कों का बदलना सिर्फ दो देशों के पैसों के बदलने से नहीं जुड़ता है, ये लोगों की मन स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हमें जोड़ता है कि किस तरह अचानक से वही लोग जो कल तक उसके गुलाम थे, या वही शेरा जो उसके घर में पला था, जो अपने माँ के बिछड़ने के बाद सहानी के द्वारा पाला गया था, वही आज उसको मारना चाहता है। वही शेरा थानेदार के बात करने पर सोचता है कि ये शायद उससे कुछ छीट रहा है, और वही सहानी अपने घर से एक पैसा तक लेकर के नहीं निकलती है, और इन सबको एक थप्पड़ चढ़ के संकेत दे देती है कि देखो ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। और ये भी सोचते हैं कि ये खाली जा रही है। जब थानेदार उससे कहता है कि कुछ ले लो सोना चांदी, तो कहती है मेरा पैसा तो यहाँ जमीन में बिछा है, मैं क्या ले लूँ। और बात सही थी। जो भी विस्थापित हुए उन्होंने कुछ लिया नहीं था चंद गठरियों के और सामानों के अलावा। उनकी ज़मीन, उनकी वो पुरखों की यादें, वो सारी तो वहीं छूटी, उसी ज़मीन में छूटी। तो चलिए ये समाप्त हुई। अगली कहानी हम अमृतसर आ गया करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तर्ज पे कहानियाँ हैं, बस उसमें ये थोड़ा सा अलग रूप आपको देखने मिलेगा, विभाजन नहीं कुछ और देखने मिलेगा। तो अगली कहानी इसके बाद अभी करते हैं अमृतसर आ गया, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।